हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं चरखी दादरी से। देखिए बड़ी खबर, किसानों की महापंचायत जारी। ब्रेकिंग न्यूज, किसानों की महापंचायत जारी। प्रदेश के खाप प्रतिनिधि भी महापंचायत में शामिल हैं। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। किसानों की महापंचायत जारी। गुरनाम सिंह चड़ूनी इस महापंचायत में शामिल होंगे। बता दें आपको, आंदोलन की आगे की रणनीति पर इस महापंचायत में चर्चा की जानी है। किसानों की महापंचायत जारी। प्रदेश के खाप प्रतिनिधि भी महापंचायत में शामिल हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी महापंचायत में होंगे शामिल। आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा। चरखी दादरी, किसानों की महापंचायत जारी। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के खाप प्रतिनिधि भी महापंचायत में शामिल हैं। कितलाना टोल पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी महापंचायत में होंगे शामिल। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। यह आंदोलन अपडेट है किसान आंदोलन पर। सबसे पहले अपडेट आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। यह बड़ी खबर, यह अपडेट चरखी दादरी से, जहां पंचायत से जुड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। प्रदेश के खाप प्रतिनिधि इस महापंचायत में शामिल। कितलाना टोल पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी महापंचायत में होंगे शामिल। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। चरखी दादरी से बड़ी खबर, किसान आंदोलन लगातार जारी है। महापंचायत चरखी दादरी में प्रदेश के खाप प्रतिनिधि भी महापंचायत में शामिल। कितलाना टोल पहुंचेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर, नूह से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर, नूह में भी होगी किसानों की महापंचायत। यह महापंचायत का सिलसिला शुरू हो गया है। चरखी दादरी से खबर दिखाई, अब नूह में भी होगी किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी शामिल होंगे इस महापंचायत में। किसान आंदोलन की रणनीति पर होगा मंथन। नूह में भी होगी किसानों की महापंचायत। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसान करेंगे पंचायत। नूह से बड़ी खबर, सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसान पंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। तो नूह में भी किसानों की महापंचायत होगी। चरखी दादरी में महापंचायत। प्रदेश के खाप प्रतिनिधि महापंचायत में शामिल। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वामी इंद्र जुड़े हमारे साथ। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। महापंचायत चरखी दादरी में, महापंचायत नूह में, और कहां और इस महापंचायत में क्या तय कर रहे हैं आप लोग, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें सर। अनामिका जी, आपको मालूम ही है कि जब से सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोका जी, हम तो सरकार के दरबार में जाना चाहते थे, सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। पर सरकार ने हमारे को जिस प्रकार से दिल्ली की दहलीज पर हमें रोक दिया है और वहां पे बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है, कांटे तक लगा दिए गए हैं, कीलें तक ठोक दी गई हैं। इसीलिए राकेश टिकैत जी ने कहा था कि आप जो है कील बोएं, हम अनाज बोएंगे। तो अनाज बोने के लिए हमें खेतों में किसानों के पास जाना पड़ेगा, गांव देहात जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा इसी कड़ी के अंदर जब हमारी महापंचायत जो है जींद के अंदर हुई थी, अपने उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पे हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी, शामली में हुई थी, उसी कड़ी के अंदर अब हमने ये फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जी, तमाम किसान जो अपने नेता हैं, वो एक दिन छोड़कर पंचायत करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। अभी तो ये दौर हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का है। आने वाले समय में महाराष्ट्र भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, उड़ीसा में होंगे, आंध्रा में होंगे, तेलंगाना में भी होंगे।
क्योंकि किसानों को पता लग गया है कि सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। यही कारण है कि हमने सरकार को 2 अक्टूबर का समय दे दिया कि आप सोच लें, विचार लें। हमारे पास समय की समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या बड़ी है और बड़ी समस्या के लिए समय होना जरूरी है। और सरकार, लगता है कि सरकार के पास समस्या नहीं है। आपने आज देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा जाकर बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह जाकर बात करते हैं, पर 2 कदम पर जो खुद कहते हैं कि एक फोन कॉल की जरूरी की कमी है। मैं जब चाहूं किसानों के नजदीक आ सकता हूं, पर आज माननीय प्रधानमंत्री फोन कॉल तो दूर की बात, किसानों की चर्चा भी नहीं करना चाहते। और आप देखिए कि सीतारमण जी आज महाराष्ट्र मुंबई में गई हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करना चाह रही हैं। बजट के अंदर तुमको पानी पी कर उन्होंने किसानों को याद किया, वो उनकी जुबान नहीं थकती थी, किसानों के लिए ये किया, कृषि के लिए ये किया। पर अगर जब उन्होंने कृषि के लिए किया होता तो कृषि वालों के पास जाते, किसानों के पास जाते, ना कि आज कॉर्पोरेट घरानों के साथ मीटिंग करने जाते। इसे साफ जाहिर होता है कि देश की सरकार किसानों की न सुनकर उद्योगपतियों को सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वकील बोल रहे हैं, तो आप अपनी मांगों को लेकर किस तरह से एक किसान की पैदावार का उसको फायदा मिले, ये सोच बोने के लिए गांवों की तरफ आप लोगों ने रुख किया है। क्या तय करेंगे आप यहां से? किसी बात को लेकर मन बना रहे हैं क्या किसान? देखिए अनामिका जी, आपको बेहतर पता है कि भारत जो है गांव में बसता है। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, ये महात्मा गांधी ने भी बोला था। और आपको अच्छी तरह याद होगा जब भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा गया था, पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चंपारण की धरती उत्तर बिहार से किया था। हाँ, मोदी जी ने भी बोला था जी। तो उसी कड़ी में अब आज हमारा सत्याग्रह है जो 2 अक्टूबर तक हमारी तरफ से चलेगा। हम संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान कर दिया कि 2 अक्टूबर तक हम सत्याग्रह को पूरे भारत में जीवित करने का काम करेंगे। हर जनमानस तक ये बात पहुंचाएंगे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो मात्र किसानों को प्रभावित नहीं करेगा, वो एक गरीब जन को प्रभावित करेगा। जो पीडीएस का जो अनाज लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम जो है, उस सिस्टम को जो कोलैप्स किया जा रहा है, उसको चंद पूंजीपतियों के पास देश का खाद्य संसाधन हो जाएगा और सरकार के पास कुछ नहीं होगा लोगों को देने के लिए। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने इस बजट के अंदर एमएसपी पे खरीद की जो योजना के लिए पैसा रखा जाता है, वो पिछले साल से इस वक्त कटौती कर दी गई है। उस कटौती की भरपाई सरकार कैसे करेगी? सरकार ने आप तक नहीं जनता को बताया कि किस प्रकार से पीडीएस का धान लोगों को दिया, अनाज लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जहां किसान प्रभावित होंगे वहां आम जन भी प्रभावित होने वाले हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर संजय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुन रहे थे आप अभी भाकियू से स्वामी इंद्र को। जी अनामिका जी। सर, ये दूरियां कब मिटेंगी? सरकार तो दूरियां बनाना भी नहीं चाहती और हमारा बार बार ये किसानों से अनुरोध है कि जो काल्पनिक बातें हैं उनमें ना जाकर के, जैसे स्वामी इंद्र भी अभी काल्पनिक बातें कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये केवल कल्पनाएं हैं। ना एमएसपी बंद होगी, ना किसानों को दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो बंद होंगे, ना मंडी बंद होगी, ना ये भंडारण के कारण से कोई पीडीएस सिस्टम को बंद करने वाला है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को। गरीब लोगों को जो भी सरकार गरीब लोगों को अनाज देना बंद करेगी, वो सरकार सत्ता में रह कैसे सकती है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। अब देश के 80 करोड़ लोगों को ये पीडीएस सिस्टम के माध्यम से सस्ता अनाज दिया जा रहा है, जो पहले की सरकारों में ऐसे डबल कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये किस तरह से की कल्पनाओं के आधार पर किसानों को बरगलाया जा रहा है, मेरे समझ से बाहर है। अगर भंडारण का जो सिस्टम है उसके अंदर सरकार ने सीधा सीधा इस कानून के अंदर लेकर के आए हैं कि सब्जियों का रेट जो वर्तमान में है अगर उससे डबल हो जाता है तो उसी दिन ये कानून निरस्त माना जाएगा। जिस दिन तिलहन और दलहन का जो रेट है वो 1.5 गुना हो जाएगा, उसी दिन इस कानून को निरस्त माना जाएगा। तो किस आधार पर इस तरह की कल्पनाएं की जाएंगी कि 10-10 गुना रेट बढ़ जाएंगे, जब उस कानून के अंदर चीजें मेंशन है? कानून को पढ़े तो सही अच्छे से। ये भंडारण
की व्यवस्था सरकार इसलिए बढ़ा रही है कि ये भंडारण का कानून उस समय बना था जब देश के अंदर अनाज बहुत कम पैदा होता था और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, गेहूं भी, चावल भी और बाकी सब तिलहन और तिलहन भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी क्योंकि देश का किसान उतना उगा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, देश के अंदर प्रचुर मात्रा में सब तरह के अनाज हो गए तो उसको भंडारण की समस्या पैदा होगी। 15% तक का अनाज तो चूहे खा जाते हैं और खुले में पड़ा हुआ जो अनाज है वैसे गल सड़ जाता है क्योंकि सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इतना संसाधन नहीं है कि सबको स्टोर किया जा सके। इसीलिए वो जो लिमिट थी उसको जमा करने की, आज देश के अंदर 282 लाख टन अनाज पैदा होता है, क्विंटल अनाज पैदा होता है, 282 करोड़ क्विंटल अनाज पैदा होता है और हमारे यहाँ खपत है केवल 140 करोड़ क्विंटल की। तो जो बाकी 140 है उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो गोडाउन चाहिए, वो सरकार के पास नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि वो स्टोर कर सके। और उस स्टोर में भी ये कहा गया है कि रेट जब तक सब्जियों के डबल ना हो जाए और इसका तिलहन तिलहन का जो अनाज का वो 1.5 गुना न हो जाए। अगर जिस दिन भी 1.5 गुना हो गया, मान लो 20 रुपए रेट है और उसका 30 हो गया, उसी दिन ये कानून निरस्त माना जाएगा। तो इस तरह की अफवाहें फैला करके, इस तरह की काल्पनिक बातें करके किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों की कुछ जेन्युइन समस्याएं हैं, उसके प्रति सरकार का भी लचीला रुख है और सरकार उनकी। अनामिका जी, आप संजय शर्मा जी से पूछिए कि आप बताएंगे कि क्या आज देश आत्मनिर्भर हो गया है दलहन के मामले में, तिलहन के मामले में? बताएंगे क्या देश को? देखिए, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जो भंडारण के लिए व्यवस्था की है। उसके लिए अनाज के लिए, क्योंकि गेहूं और चावल ही इस देश में प्रचुर मात्रा में पैदा हुआ है, उसी को हम स्टोर नहीं कर पा रहे, उसको स्टोर करने के लिए ये कहा गया है। और आपको पता है कि रेट जब बढ़ते हैं आप तिलहन और तिलहन के बारे में बताइए। तेल और खाद्य जो पदार्थ है, क्या आपके पास पर्याप्त है देश के अंदर? आप बताइए, क्यों नहीं बताते देश को? सरप्लस है। हमारे किसानों ने इतना अनाज पैदा कर दिया है। तो पर्याप्त आपने इम्पोर्ट क्यों किया? क्यों दलहन आपने मंगाया? क्यों आपने तिलहन मंगाया? क्यों पाम ऑयल देश के अंदर आता है? लोगों को बीमार करने के लिए आप खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं। बताइए देश को। क्या 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 कर रहे हो? क्या करे, मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं फिर आप आयात क्यों करते हैं? किस चीज का आयात करते हैं? कभी गेहूं का आयात करते हैं क्या? कभी चावल का आयात करते हैं क्या? गेहूं चावल की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रचुर मात्रा में है, सरप्लस है। मैं इसकी बात क्या गेहूं चावल से देश चलेगा? अरे अभी तो तिलहन की बात कर रहे थे, अभी आपने पाम ऑयल जो स्वामी सुनिए, आप स्वामी सुनिए, एक मिनट, आप दोनों शांत हो, दोनों शांत हो, दोनों शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। स्वामी इंद्र, आपने एक सवाल पूछा कि आपके पास है क्या, वो कह रहे हैं हम इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए तो ये कानून लाए हैं। सर, हम 75 दिन के आंदोलन के बाद, हालांकि नाराजगी उसके पहले से है, ये नहीं बात करेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है। वो 11 दौर की वार्ता में आप सरकार को समझा चुके हैं, डॉक्टर संजय भी समझ चुके हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि आपने कितनी खुलकर अपनी बात रख दी है। अनामिका जी, हम समझा ही नहीं पाए। सरकार तो पूछ रही है कि बिंदु दर बिंदु चर्चा कर लीजिए ना, इसमें जो कमी है उसको हटा देंगे। चर्चा तो करो, केवल अंदेशों के आधार पर, कल्पनों के आधार पर। अच्छा, एक बात और संजय शर्मा जी, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? 11 दिन के जो विजुअल है, 11 दिन की जो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक में कर दीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसानों ने क्या समझाया और सरकार किसानों को क्या समझाना चाहती थी? देखिए, देश के अंदर किसी भी बात को अपनी को साबित करने के लिए चुनाव ही एक साधन होता है। आप जब चुनाव आएगा, आपको लगेगा कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है 3 साल बाद, और 3 साल में किसानों को लाभ नहीं हुआ, तो सरकार को बदल दीजिए, नई सरकार लेके आ जाइए, ताकि वो सरकार इन कानूनों को बदल सके। संशोधन पहले भी हुए हैं संविधान में, इन कानूनों के लिए भी संशोधन हो जाएंगे। लेकिन कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है इनका। ये सरकार होकर, सरकार का मतलब होता है लोगों की समस्या सुनना, उसका समाधान करना। रुक जाइए, सुन लीजिए, आ रही हूँ स्वामी इंद्र, आ रही हूँ स्वामी इंद्र, आ रही हूँ और देश को ले जाना चाहते हैं आप। देखिए, पिछले 30 साल के इन सब किसान नेताओं के, इन्हीं सब पॉलिटिकल लीडर्स के जो आज आंदोलन में कूदे हुए हैं, इनके बयानों को उठाकर देख लीजिए। जो हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि के, उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स को उठाकर देख लीजिए। सभी ने एक मत से इस बात को कहा है कि जो परंपरागत तरीके से फसलें उगाई जा रही हैं या जो कानून अभी तक इस देश के अंदर है, उससे किसान का भला नहीं हुआ, उसको बदला जाए, बाजार को लेकर के आया जाए। बाजार के बिना सरकार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सरकार अकेले से किसानों का भला नहीं हो रहा, उसके लिए बाजार भी लेकर के आइए। उसी 30 साल के निष्कर्ष के आधार पर, क्योंकि 70 साल में किसानों का भला नहीं हुआ, उसी आधार पर सरकार ये कानून लेकर आई ताकि किसानों का भला हो, और वो
को भला तभी पता लगेगा ना जब ये कानून लागू हो जाएंगे। उन कानूनों से तो फायदा नहीं हुआ, उस सिस्टम से तो फायदा नहीं हुआ जिस सिस्टम से हम पहले खेती कर रहे हैं, इसलिए उसमें बदलाव की जरूरत है। उसी बदलाव को लेकर के मोदी सरकार आई है। कृपया इस बदलाव को लागू होकर के देखिए ना प्रत्याग करके। अगर आपको लगेगा कि ये नहीं कानून लाभदायक रहे हैं, किसानों का इससे नुकसान हो रहा है, तो इस सरकार को बदल करके अपने हिसाब की सरकार ले आइए, उससे इन कानूनों को बदलवा लीजिए ताकि किसानों का भला हो। लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार पे ये अविश्वास तो मत करिए कि वो किसानों की भलाई नहीं चाहते, किसानों का भला नहीं चाहते। मोदी जी तो दिन रात इसी तरह का सपना देख रहे हैं कि किसानों की आमदन बढ़े, उनके जीवन में खुशहाली आए। ठीक है स्वामी इंद्र, रुक जाइए। राय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, आप शायद दोनों को सुन रहे थे सर। आप कुछ कहेंगे? बीजेपी प्रवक्ता जो बातें रख रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि ये कैसे किसानों के हित में है और बिंदुवार बातचीत के लिए सरकार तैयार है, वो बार बार कह रहे हैं। राय सिंह जी देखिए, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता सहज तरीके से अपने बनाए हुए इन तीनों कृषि के काले कानून को अपनी परिभाषा में समझा रहे हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। पहले कि ये बार बार इस बात के घमंड में न रहे कि चुनाव तरीका होता है, चुनाव में किसी भी सरकार की नीयत और नीति का सवाल उठता है तो वहां पर फैसला होता है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों काले कानूनों का जिक्र किया था? क्या किसी भाजपा के नेता ने अपने राज्य में जाकर, प्रदेश में जाकर इस प्रकार के काले कानूनों के बारे में बताया था? अरे उन्होंने उस समय देश के अंदर 2019 में पुलवामा की घटना को लेकर जिस प्रकार से देश में माहौल बनाया था भावनात्मक रूप से, उन्होंने उस आधार पर वोट मांगी थी। क्या नोटबंदी की निर्णायक की नीति रही है, क्या उस पर वोट मांगे थे? किस प्रकार से बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखिए, आज किसान का परिवार, जो किसान समाज है, उसके अंदर एक से एक बढ़कर विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी हैं। उन्होंने इन काले कानूनों को अध्ययन किया है और उसी किसान संघ जो देश के 40 वो सदस्य कमेटी है किसानों की, उन्होंने इन काले कानूनों को चलिए, आवाज बीच में टूट गई। स्वामी इंद्र, डॉक्टर संजय, मैं जवाब के लिए लौटूंगी जरूर, जरा स्वामी इंद्र का पक्ष जान लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये बात रख रहे हैं वो बात वास्तव में देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये बिल्कुल लोगों को बरगलाने की बात करें। नामिका जी, आप देख सकते हैं कि आज देश कि आम जनता में इन काले कानूनों के प्रति रोष है। सरकार जो कह रही है कि हमने बात किसानों ने नहीं समझाई, मैं खुले मंच पे कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, 11 दौर की जो वार्ता सरकार के साथ किसानों की हुई है, उसके जो विजुअल हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, सरकार क्यों नहीं जनता में जाहिर कर देती? इसका जवाब मैं डॉक्टर संजय से ले लूंगी। तोमर साहब भी पूछ रहे हैं बार-बार, तोमर साहब भी पूछ रहे हैं कि हमें इसमें केवल सफेद दिखता है, अगर आपको काला दिख रहा है। विपक्ष से हालांकि ये सवाल था तो उन्होंने ये पूछ दिया कि बताइए इसमें काला क्या है, गिना दीजिए आप जरा काला क्या है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी है, जवाब देंगे। बोलिए ना स्वामी इंद्र, काला क्या है इसमें? जी अनामिका जी, देखो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर काले किस वक्त है ही कुछ नहीं है। हम बार बार बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से। जैसे दो एक चीजें, क्योंकि शुरुआत में केवल यही भय था, तो ये है कि किसान शुरुआत में केवल यही भय था कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, यही डर था शुरुआत में। जब ये बिल था, जब ये अध्यादेश था, जब कानून बन गया, उसके बाद अनामिका आप पूर्णतया ही रद्द कराने की जो मांग कर रहे हैं, तो बता दीजिए ना, वो पूछ रहे काला क्या है, आप बताइए। अनामिका जी, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहली जो कमी है, जब एक भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है, न्यायपालिका दरवाजा खटका सकता है। हाँ। सबसे पहले इन्होंने किसान को उसके मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया। हमारे को न्यायपालिका में जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ एसडीएम कोर्ट तक हम सीमित रह जाएंगे। और जबकि खुद बाद में चर्चा होने के बाद कहा कि हम इसको संशोधित कर देंगे, इस बात को हम लेके आएंगे। आज तक लिखित में कहीं भी किसान को, ना ही मीडिया को इसकी व्यक्ति दी गई है कि आप पढ़ लें कि हमने इसको लागू जो किया था उसको हटा लिया। दूसरी बात जो आपको मालूम ही है कि पूरे देश के अंदर जो मंडीकरण सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए मंडीकरण की चर्चा नहीं की। इसके अंदर जो एक क्लॉज है पर्सन के अंदर तमाम
सरकारी और गैर सरकारी अदारों की बात की गई है, यानी कि व्यक्ति की बात की गई है, और दूसरी इंस्टीट्यूशन की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, पर मंडी बोर्ड की इसमें चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात यह है, अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए मंडी में जो व्यापारी पर टैक्स लगता था, जिस टैक्स से प्रदेश की और देश की उन्नति होती थी, उस चीज को इन्होंने बंद कर दिया है। आज उस पैसे को सीधा सीधा मुनाफाखोरी जो है व्यापारियों को दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 5,000 करोड़ रुपए प्रति बस जो है मंडी का जो टैक्स है, जो सीधा मंडी को मिलेगा, मंडी से छीनकर सीधा व्यापारी को मिलेगा। उससे जो है किसान को नुकसान ये होगा कि जो आधा टैक्स का जो हिस्सा था वो गांव और गांव सड़कों का विकास करने के लिए जाता था। ठीक है स्वामी, डॉक्टर संजय ये झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को उसमें छीना ही नहीं गया हुआ है। सर किसान सरकार से झूठ क्यों बोलेगा? इसमें किसान को क्या बेनिफिट है? मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए, बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप पूरी बात। मैं बता रहा हूँ कैसे झूठ बोल रहे हैं। बोलिए। मौलिक अधिकार का हनन बिल्कुल नहीं किया गया है। हमेशा जो भी कानून बनता है, इसके बावजूद भी संविधान के अंदर ये प्रदत्त ताकत है कि सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं, अगर वो एसडीएम, डीसी या ऊपर कमिश्नर या सरकारी जो सिस्टम है, उसमें अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो हमेशा उसको अधिकार रहता है कि कोर्ट में हमेशा चला जाए। शायद ये संविधान की धारा 26 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्म में क्लियर लिखा है, किसान न्यायपालिका में नहीं जा सकेगा। रुक जाइए। केवल ढींगरा भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं आ रही हूँ सर, बहुत स्वागत है, मैं आ रही हूँ, जरा सुन लीजिए। रुक जाइए सर, 2 ही मिनट है मेरे पास, बोलिए। हाँ, फिर भी सरकार ने कहा कि जहां जहां शंकाएं हैं हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर ये सरकार ने तो इसलिए प्रावधान किया था कि कोर्ट में मामले 10-10, 15-15 साल लटके रहते थे, सुप्रीम कोर्ट तक तो पता नहीं 20 साल लग जाते थे और पीढ़ियां बीत जाती थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, इसलिए सरकार ने ये प्रावधान किया। तो आप यही समझा देते ना बैठक में, फिर आपने ये क्यों कहा कि हम लिखित में दे देंगे कि आप अदालत जा सकते हैं? सुन तो अगली बात सुन लीजिए ना, मैं बोल तो रहा हूँ मैडम। आप पूरी बात सुनेंगे। अब एक शब्द तो नहीं बोल सकता मैं, पूरा लाइन पूरी करके। हाँ, बोलिए। बिल्कुल। फिर भी इनकी शंका को दूर करने के लिए सरकार ने इस बात को मान लिया, ठीक है आपको कोर्ट में जाने का भी अधिकार रहेगा, ये लाइन हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन ये लाइन तभी ऐड करेंगे नहीं जब पूरी समझौता हो जाएगा, सारी बातों पे चर्चा हो जाएगी। ये थोड़ी कि एक लाइन ऐड कर करके कानून देते रहेंगे। ठीक है, जब पूरे कानून मैं समझ रही सर कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमने स्वीकार कर लिया है कि हम लिखित में देंगे। सर बिल्कुल मैं समझ गई सर, संदेश मिला आपका कि जो हमने ये कहा है कि हम लिखित में देंगे, जैसे ही बातचीत खत्म होगी, वार्ता समाप्त होगी और आंदोलन का समाधान हम ढूंढ लेंगे, वहां पर हम आपको तब लिखकर दे देंगे। ये नहीं कि बीच में एक एक चीज लिखकर दे रहे हैं। चलिए, बहुत बेहतर। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, डॉक्टर संजय शर्मा को आप सुन रहे थे, किसानों को समझाने का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हितकर है ये तीनों कानून। देखिए, अगर वो इतने हितकर थे, 12 दौर की किसानों की बैठक हो गई सरकार के साथ, तो इन्होंने जितने कानून बनाए थे सारे कानूनों को संशोधन करने की बात रखी। जब सारे ही संशोधन कर दिए जाएंगे तो फिर कानून का औचित्य कहाँ रह जाता है? और ये कहते हैं कि ये कानून जो है ये लोगों के हित के हैं। अगर ये लोगों के हित के होते, ये व्यापारियों के हित के तो हो सकते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के। अगर ये किसानों के हित के होते तो सभी किसान जो है वो सड़कों दिल्ली को चारों तरफ से घेर के क्यों बैठते? ये आप समझ रही है। एक वक्त था केवल ढींगरा, सर एक वक्त था, रुकिए केवल ढींगरा, एक वक्त था जब आप इस सरकार को कहते थे ये तो फीता काट सरकार है, काम हमने किया, ये फीता काटने आ गई। अब वो कह रही है कि जी हम तो फीता काट रहे हैं, आप लेकर आना चाहते थे, हम लेकर आ गए, तो अब आप फीता काट नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं कि नहीं आपने गलत कर दिया। नहीं, जो हम कानून लेके आए थे उसमें किसानों के साथ बात करके किसानों के हक के कानून थे। इन्होंने जो कानून लाए वो व्यापारी के हक के कानून है, बड़े बड़े धनाढ्यों के हक के कानून है। यहाँ फर्क है। जो ठीक है, चलिए काश में और बात कर सकती, लेकिन वक्त और इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही वक्त देने